हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारे स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर कर रहे हैं। आज हमारा 22वां दिन है और एक दिन में हम 25 क्वेश्चन के सेट करते हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये तो सिर्फ क्वेश्चन की बात है, जो उनसे फैक्ट्स आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने अभी हाल ही में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में उसका मीटिंग हुई है, तो उसमें इंटरेस्ट जताया गया है कि भारत में कौन सा समर ओलंपिक होना है। तो ये होगा 2032 का। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ओलंपिक जो होना है, समर ओलंपिक जो गेम होगा वो 2032 का भारत में ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसके चांसेस हो जाते हैं क्योंकि तो 2032 का ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होगा वो भारत के मुंबई में होगा। तो ये माना जा रहा है कि ये ओलंपिक जो गेम्स है वो भी भारत में हो सकते हैं। अब यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों का जिक्र हुआ है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे जो आईओए के अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, पूछता है आपको अध्यक्ष का नाम क्या है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने। यहीं पे देख लेते हैं कि ओलंपिक के जो अगले आने वाले जो सेशन है, ये अगले आने वाले जो गेम है वो कहाँ कहाँ पे होने। तो 2020 का तो आपको पता है ये कहाँ पे हुआ था, टोक्यो जो कि जापान में है, वहाँ पे ये हुआ था। इसके बाद हर 4 साल में होता है, तो 2024 में आपका पेरिस में होना है। ठीक है, फिर आपका 28 में होगा, तो ये होगा आपका लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में है। और 2032 का कहा जा रहा है कि ये इंडिया में होगा। तो अगर इंडिया में होगा तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है, गर्व की बात ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये सिक्कों के कौन से नंबर के गुरु थे। तो आपको पता होना चाहिए टोटल 10 गुरु सिक्कों के हुए हैं। तो गुरु गोविंद जी जो थे ये जो सिक्कों के थे ये 10th गुरु थे, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कुछ मेन गुरु जो है उनको आपको पूछता है कि कौन से नंबर के थे और उनसे रिलेटेड जो भी उन्होंने काम करे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, याद कर लेते हैं यहीं पे सारे जो 10 सिख गुरु हैं उनको याद कर लेते हैं। तो जो आपके पहले थे वो थे गुरु नानक। ठीक है, अब गुरु नानक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो लंगर की व्यवस्था है ये कौन से सिख गुरु ने स्टार्ट करवाई थी। तो ये गुरु नानक ही थे। लंगर यानी कि आप देखते होंगे गुरुद्वारा में अभी भी भोजन की व्यवस्था होती है, तो उसी को लंगर बोला जाता है। तो वो गुरु नानक जी ने स्टार्ट करवाई थी। सेकंड आते हैं आपके गुरु अंगद। अब इनसे रिलेटेड जो गुरुमुखी लिपि थी, ठीक है, तो ये लिपि की शुरुआत करी थी आपकी गुरु अंगद ने। और ये कौन से थे, ये दूसरे सिख गुरु थे। फिर तीसरे आ जाएंगे अमरदास, चौथे आ जाएंगे रामदास। इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पांचवें आते हैं आपके गुरु अर्जुन देव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5वें सिख गुरु थे। और इनसे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है आपको, जो सिखों का आदि ग्रंथ होता है उसकी रचना किसने करी थी। तो ये करी थी गुरु अर्जुन देव ने। ये वही थे जिनको जहांगीर ने मरवाया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि जहांगीर ने कौन से सिख गुरु की मृत्यु करवाई थी। तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव। ठीक है, फिर आते हैं हरगोविंद जो कि छठे गुरु थे। 7वें हर राय आ जाएंगे, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका हमने क्वेश्चन में भी जिक्र करा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें बहुत सारे हेड बनाए गए, बहुत सारे मेंबर बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ कमेटी हुआ करती थी, जिसमें कि 13 मेजर कमेटी थी। मतलब इन हर कमेटी को इनका कुछ पर्टिकुलर टास्क होता था, वो टास्क इनको करना होता था। यहाँ पे आपको पूछा कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी, यानी कि जिसको इंग्लिश में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोला जाता है, इसके आपको हेड या अध्यक्ष बताने। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, प्रोविंस से रिलेटेड आपको पता ही होगा, इन्होंने जितने भी प्रोविंस थे भारत में उनको इकट्ठा करने में, उनकी यूनिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए आप याद कर सकते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड एक और चीज याद रखनी है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष या आयरन मैन इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो भारत की यूनिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनके जन्म दिवस पे हम यूनिटी डे भी मनाते हैं, जो कि आता है 31 अक्टूबर को। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे। तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो टूर्नामेंट है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आपका बिल्कुल क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ये तो अभी चल भी रहे हैं, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, इसका जो फाइनल खेला जाना है हाल ही में अनाउंस हो चुका है, वो मोटेरा जो गुजरात का स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे ये खेला जाना है। 2022 का जो आईपीएल फाइनल होगा तो वो वहाँ पे खेला जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी बिल्कुल आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इंडियन सुपर लीग इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए सी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है,
और खेला किसके द्वारा जाता है, तो इंडिया के द्वारा ही खेला जाता है। फुटबॉल का ये टूर्नामेंट हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी आपका बिल्कुल क्रिकेट का टूर्नामेंट हो जाएगा। तो ये 3 थे, इंडियन सुपर लीग इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछा कि इनमें से प्यार से किसको बा के नाम से जाना जाता है। बा यानी कि मदर, ठीक है। तो किसको ये बोला जाता था, ये है कस्तूरबा गांधी। कौन है ये है महात्मा गांधी की पत्नी, यानी कि उनकी वाइफ है। इन्हीं को बा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उनके साथ साथ रह के इन्होंने बहुत सारे जो आश्रम थे जो महात्मा गांधी के द्वारा भी खोले गए थे, तो उनमें इन्होंने मदर का काम करा, यानी कि वहां पे जो लोग रहते थे उनके पालन पोषण में इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी, इसलिए इनको बा या मदर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि भारत का जो पहला मिशन था मून पर, जिसको कि चंद्रयान-1 बोला जाता है, तो ये कहाँ से शुरू करा गया था, तो हुआ कब था ये हमने अक्टूबर 2008 में लॉन्च करा था। और कहाँ से लॉन्च करा था, तो ये करा था श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में हमारा स्पेस सेंटर है, इसको श्रीहरिकोटा बोला जाता है। तो वहीं से हमने चंद्रयान-1 लॉन्च करा था, ठीक है। और मून मिशन है, ये तो याद रखना ही है। अगला आपको पूछा कि जो हमारी भगवत गीता है, इसका सबसे पहले इंग्लिश में अनुवाद किसने करा था, ठीक है। तो वैसे किसके द्वारा लिखी गई है भगवत गीता, तो ये लिखी है वेद व्यास जी ने, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले पूछा है तो चार्ल्स डिकेंस इनका नाम हो जाएगा। इन्होंने भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद करा था। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मतलब जो हमारे रिलीजियस चीजें हैं उनका इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से हमारे फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी थे जिनके की रिटायरमेंट के डे को सेलिब्रेट करने के लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। तो कब ये मनाया जाता है, पहले तो इसकी डेट पता होनी चाहिए। तो हर साल 14 जनवरी को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक एक दिन पहले हमारे जो आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को, तो उससे एक दिन पहले 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। तो इनकी सेवानिवृत्ति हुई थी, कौन थे ये थे जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। ये भारत के फील्ड मार्शल रह चुके हैं, दूसरे नंबर के फील्ड मार्शल थे और पहले जनरल ऑफ इंडियन आर्मी थे। पहले नंबर के फील्ड मार्शल पूछेगा तो उनका नाम है मानेकशॉ, एम मानेकशॉ उनका नाम है, ठीक है। वो पहले फील्ड मार्शल थे और सेकंड आपके रहे हैं के.एम. करियप्पा। तो इन्हीं के रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन डे 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपको पूछा है कि जो ब्लू लिटमस होता है, जो लिटमस पेपर होता है, वो एसिडिक के जब कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। तो दो आपके सोल्यूशन होते हैं, एक आपका एसिडिक सोल्यूशन होता है और एक आपका बेसिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि अम्लीय और क्षारीय दो सोल्यूशन होते हैं। तो अगर आपका एसिडिक में क्या होगा कि अगर इसको डाला जाएगा ब्लू लिटमस पेपर पे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बेसिक में डाला जाएगा तो जो आपका रेड लिटमस है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लू से रेड और यहाँ रेड से ब्लू, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पे आपको इनका पीएच भी वैल्यू भी पूछता है कि एसिडिक जो सोल्यूशन होता है या जो बेसिक सोल्यूशन होता है इनका आपको पीएच बताना है। तो स्केल होती है टोटल यहाँ से 0 से 7 तक, ठीक है। तो इसके बीच में जो होती है ये होती है आपकी अम्लीय सोल्यूशन और 7 से ऊपर जो होती है ये होती है आपकी क्षारीय सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको दो जो इनके पीएच है ये भी यहाँ से याद रखने हैं। अगला आपको पूछा कि जो झांसी की रानी की जो टॉम्ब है यानी कि इनका जो मकबरा है वो कौन से शहर में स्थित है। तो अगर स्टेट की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में इनको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टेट की शहर की बात करें तो ये मिलेगा आपको ग्वालियर में। स्लिप भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारी फ्रीडम फाइटर ये रही है महिलाओं में, बहुत ही इनका चर्चित नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगला आपको पूछा है कि इनमें से जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन से उपन्यास में रेखांकित करा गया। कौन है हमारा नेशनल सॉन्ग, तो ये हमारा वंदे मातरम। तो कौन से उपन्यास से ये लिया गया है, आनंद मठ से। और किसके द्वारा ये आनंद मठ लिखा गया है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना है और कौन से हमने लिया है, तो ये हो जाएगा आपका उपन्यास हो जाएगा आनंद मठ। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत में जो आर्थिक सुधारों का जनक किसको बोला जाता है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के जो रिफॉर्म्स हैं उनका जनक बोला जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इन्हीं को इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का जनक बोला जाता है। जिस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भारत में करी थी। जो एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। इनके टाइम पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर पूछेगा कि इनके टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनके द्वारा लाया गया था एलपीजी रिफॉर्म, जो कि भारत की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान बना था। तो इसीलिए इनको भारत के इकोनॉमिक जो आर्थिक सुधारों का इनको जनक बोला जाता है। अगला बोल रहा है कि आर्टिकल जो 17 है वो किससे रिलेटेड है। तो ये अगेन एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बारी वो इसको रिपीट करता है। तो ये हो जाएगा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा समानता का अधिकार होता है, राइट टू इक्वालिटी का जो अधिकार होता है उसके अंडर ये आता है।
कितने हमारे होते हैं, तो 14 से टोटल 18 तक हमारा जो पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो होते हैं, उसी में आपका 17 आ जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो। तो 14 आर्टिकल क्या बोलता है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो आर्टिकल है ये 14 होता है। 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये 15 बोलता है। 16 आपका बोलता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 आपका अनटचेबिलिटी, जो मैंने बता दिया, अस्पृश्यता का आर्टिकल होता है। और 18 जो होता है ये होता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल्स का अबॉलिशन इसमें बताया है। तो ये सारे आर्टिकल थे जो कि हमारे पहले राइट से, यानी कि राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने 17 की बात कर ली जो कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। अगला आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है, यानी कि जोवियन प्लैनेट नहीं है। अब दो तरीके के प्लैनेट होते हैं, एक तो आपके जोवियन प्लैनेट होते हैं और एक आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। इनको इनर प्लैनेट भी बोला जाता है और इनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं, तो 8 को 4-4 में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 आपके जोवियन यानी कि आउटर प्लैनेट हो गए और ये हो गया आपके टेरेस्ट्रियल यानी कि इनर प्लैनेट। अब जो मार्स और जुपिटर है इसके बीच में एक बेल्ट होती है जिसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये भी आपको पूछता है एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो जो ग्रह हैं उनके बीच में पाई जाती है, तो ये हो जाएंगे मार्स और जुपिटर। फिलहाल आपको पूछा था कि इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मार्स, ठीक है, क्योंकि मार्स आप देख रहे होंगे ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यानी कि इनर प्लैनेट है, तो इसलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो कि महारत्न के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां होती है जो महारत्न कंपनियां होती है, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे उनके क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। तो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये बिल्कुल एक महारत्न कंपनी है जिसको कि सेल भी बोला जाता है। जो आपकी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है ये आपकी महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपकी एक महारत्न कंपनी है, और कोल इंडिया लिमिटेड ये भी आपकी एक महारत्न कंपनी है। तो ये तीनों हो जाएंगी, लेकिन आपकी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी नहीं है, इसलिए आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है कि भारत का संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके बारे में आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 51A में। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारे पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थी, ये ऐड करी गई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 1976 में, तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको ऐड करा गया, मतलब ड्यूटीज बताई गई है कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। आपको हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके के कुछ ड्यूटीज दी गई है, तो वो आपके 51A में आती है। और अमेंडमेंट भी याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ी गई है, तो 42nd आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछा कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करती है हार्ट से हमारे जो बॉडी के और पार्ट होते हैं उनमें पहुंचाती है, यानी कि हृदय से जो बॉडी के शरीर के जो अन्य हिस्से होते हैं उनमें पहुंचाने का काम करती है, तो ये करती है आर्टरीज यानी कि धमनियां, तो सीधा इसका आंसर धमनियां हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको पूछा है कि कौन सा इनमें से ऐसा फिनोमिना है जिसको कि एपीहीलियन भी बोला जाता है, तो इसमें जो सूर्य और जो पृथ्वी होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपको पूछा है कि कितनी इनके बीच की दूरी होती है, तो ये होती है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका सन हो गया, मतलब आप मान सकते हैं, और ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सबको पता है। तो जब ये इस तरीके से दूर होती है, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, तो इसी को बोला जाता है एपीहीलियन, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। और एक होता है पेरीहीलियन, तो मान लो पृथ्वी घूमते घूमते आपका यहाँ पे पहुंच गई, तो इनके जो बीच की दूरी है ये सबसे कम हो जाएगी, इसको बोला जाता है पेरीहीलियन, ठीक है। तो ये दो टर्म होती है, एक पेरीहीलियन और एक आपकी एपीहीलियन, जिसको कि उपसौर और अपसौर की घटना बोला जाता है। तो एपीहीलियन में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी और पेरीहीलियन में ये दूरी सबसे कम होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 152 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछा है कि जो टिस्को है, टिस्को की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टाटा आयरन स्टील कंपनीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये कौन से प्लेस में लोकेटेड है, इसके आपको हेडक्वार्टर बताने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके जमशेदपुर में, तो सीधा आपको यहाँ से जमशेदपुर आंसर याद रखना है। अगला पूछा कि जो दांत के मूल होते हैं, यानी कि जो रूट होती है हमारी टूथ के, तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है जो पाया जाता है, वो उसको हार्ड एक सब्सटेंस होता है जो हमारे टीथ को जोड़े रखता है, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, तो उसका नाम होता है सीमेंटम, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी या जिसको हिंदी में सदिश राशि बोला जाता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और आपकी दिशा
यानी कि आपकी डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होती है, तो उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्क यानी कि कार्य। वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन और फोर्स, ये तीनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां होती हैं। वर्क आपकी सदिश राशि नहीं होती है, इसलिए ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि इंडिया का ही डे होगा क्योंकि नेशनल बोल रहा है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जिसको बोला जाता है हिंदी में, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हर साल मई 11 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो 11 मई 1998 की बात है। हमारे जो 3 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे जो कि हमने पोखरण में करे थे, राजस्थान में जो मौजूद है, तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ऑप्शन की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। 29 जून को हम मनाते हैं अपना सांख्यिकी दिवस, इसको बोला जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, ठीक है, और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका नेशनल फार्मर्स डे, ठीक है। तो ये सारे डेज आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला पूछा है कि जो स्काई का ब्लू कलर होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सीडीएस का भी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो आसमान का नीला रंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से ये होता है। जो आपका ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ये फिनोमेना प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला पूछा कि जो फाइलम है जिसमें कि जॉइंट लैग प्रेजेंट होते हैं, ये कौन सा फाइलम है उसका आपको नाम बताना है। तो ये है जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अगर आपको फाइलम पूछता है एनिमल किंगडम का कौन सा है तो वो भी आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और इसके जो एनिमल होते हैं उनके जॉइंट लैग प्रेजेंट होते हैं, ये इसके सबसे बड़ी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इनका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से आपको बताना है सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम, ठीक है। तो कम से कम आपको 4 पता होने चाहिए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अधिक अगर आपको पूछता है तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम और लास्ट में आता है मैग्नीशियम। यानी कि ये 4 तो आपको याद रखने हैं। इन चारों का सीक्वेंस भी आपको पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम में या इनको घटते क्रम में लगाइए, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करें। आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।